नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जुलाई 2021 माह के बिहार करंट अफेयर्स से संबंधित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत देश में पहली बार की गई है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डिजिटल लिटरेसी कैंपेन फॉर प्रिजनर्स हैज बीन स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बांका। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी पीएम दिशा के तहत यह अभियान शुरू किया गया है। कैदियों को इस प्रशिक्षण के माध्यम से मुख्य रूप से बताया गया है कि वे कैसे वित्तीय जोखिमों से बच सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करना, नेट बैंकिंग आदि की भी जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण के बाद सभी कैदियों का डिजिटल लॉकर बनेगा, साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण के साथ बंदी विधिवत कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC से पंजीकृत हो जाएंगे। जेल से निकलने के बाद उन्हें ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोलने में भी मदद की जाएगी। ई संबंधन पोर्टल जिसका शुभारंभ हाल ही में किया गया है का संबंध किस क्षेत्र से है? ई संबंधन पोर्टल विच हैज बीन लॉन्च रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया। निजी माध्यमिक विद्यालयों के ICSE और CBSE बोर्ड से संबद्धता के लिए शिक्षा विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC जारी करता है। इनकी स्वीकृति और NOC निर्गत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य से इस ऑनलाइन व्यवस्था की शुरुआत ई संबंधन पोर्टल के जरिए की जा रही है। इसके तहत कक्षा 1 से 8 तक के निजी स्कूल शिक्षा विभाग से परस्पर स्वीकृति व NOC के लिए पोर्टल पर आवेदन भी कर पाएंगे। किस जिले में बन रही नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी NPGC की दूसरी यूनिट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट द सेकेंड यूनिट ऑफ नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी NPGC हैज स्टार्टेड जनरेटिंग 660 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, औरंगाबाद। नवीनगर एवं बारून प्रखंड सह अंचल में बन रही इस बिजली परियोजना की दूसरी यूनिट से बिजली का उत्पादन 22 जुलाई की मध्य रात्रि को शुरू हुआ है। NPGC बिजली परियोजना करीब 17,000 करोड़ की है। 660 यूनिट की 3 की कुल यह बिजली परियोजना है। तीनों यूनिटों से बिजली उत्पादन के बाद इस परियोजना से 800 यूनिट की 3 और यूनिट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी यूनिट की उत्पादन क्षमता 660 मेगावाट है, जिसमें से बिहार को 84.8% यानी 559 मेगावाट बिजली मिलेगी। बिहार में किसकी शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने की दिशा में सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? The Sunandini program has been started in Bihar to improve the educational level of, the right answer is option number D, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी वर्कर्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर के उन्नयन के लिए ICDS, समाज कल्याण विभाग और बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के संयुक्त प्रयास से इस कार्यक्रम के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ECCE यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स और 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी ET-IVF तकनीक से बिहार में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को किस जिले में जन्म दिया है? इन विच डिस्ट्रिक्ट हैज ए काउ गिवन बर्थ टू अ टेस्ट ट्यूब काफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन बिहार यूजिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ET-IVF टेक्नोलॉजी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को बरौनी डेयरी में सेक्स सॉर्टेड सीमेन योजना के साथ बिहार में इसकी शुरुआत की थी। 27 सितंबर 2020 को बिहार में पहली बार मवेशियों के नस्ल संवर्धन एवं संरक्षण के लिए IVF ET जैसे क्रांतिकारी पहल की शुरुआत सर्वप्रथम जोकिया गांव बेगूसराय से की गई थी। इसमें जोकिया समिति के पशुपालक ललित कुमार सिंह के गाय में IVF तकनीक से एम्ब्रियो ट्रांसफर किया गया था। अब गाय ने एक स्वच्छ बछिया को जन्म दिया है। तस्वीर में आप देख ही सकते हैं बछिया को। यह बछिया जब गाय बनेगी तो प्रतिदिन 25 से 30 लीटर दूध देगी।
दोस्तों 67वीं बीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स पीडीएफ से, और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे, वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा, एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे, और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम कितने वर्ष के समय अंतराल के बाद फिर से शुरू किया गया है? आफ्टर ए गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स द जनता के दरबार में मुख्यमंत्री प्रोग्राम हैज बीन रिज्यूम्ड इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 5 साल के बाद फिर से शुरू किया गया है। अप्रैल 2006 से मई 2016 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कार्यक्रम किया था। 12 जुलाई से इसकी शुरुआत फिर से कर दी गई है। हर सोमवार को मुख्यमंत्री से लोग आमने सामने बैठकर अपनी समस्या और शिकायत करेंगे। मुख्यमंत्री ऑन स्पॉट लोगों की समस्याओं के निष्पादन का निर्देश पदाधिकारियों को देंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में हाल के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? आफ्टर द रिसेंट एक्सपेंशन इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स फ्रॉम बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6। 2019 में जब कैबिनेट का गठन हुआ था तब भी 6 मंत्री ही बिहार के कोटे से थे। पिछले साल रामविलास पासवान जी का निधन हो गया और केंद्रीय आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का इस मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस्तीफा ले लिया गया। तो कुल 4 मंत्री रह गए थे। 2 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। जदयू से रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह और लोजपा कोटे से पशुपति कुमार पारस नए कैबिनेट मंत्री बने हैं। बीजेपी कोटे से आरके सिंह राज्य मंत्री से प्रमोट कर कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। पहले से ही बीजेपी कोटे से गिरिराज सिंह जहां कैबिनेट मंत्री है, वहीं अश्विनी कुमार चौबे और नित्यानंद राय बीजेपी से ही राज्य मंत्री हैं। जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट मंत्री बनाया गया है? आरसीपी सिंह हु बिकेम द यूनियन मिनिस्टर फ्रॉम जेडीयू कोटा हैज बीन मेड द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इन्हें इस्पात यानी स्टील का पोर्टफोलियो दिया गया है। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। आरके सिंह को ऊर्जा एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्रालय का प्रभार दिया गया है।
पहले वे मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के मंत्री थे। नित्यानंद राय के विभाग में फेरबदल नहीं किया गया है, वे गृह राज्य मंत्री बने रहेंगे। अश्विनी कुमार चौबे का स्वास्थ्य मंत्रालय बदल दिया गया है, अब वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मामलों के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मेजर जनरल राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया द्वारा भारतीय सेना के ऑपरेशन खुखरी पर लिखी पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। यह ऑपरेशन किस देश में वहां के विद्रोही संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को चुराने के लिए चलाया गया था। A book written by Major General Rajpal Punia and his daughter Damini Punia on Operation Khukri of the Indian Army has been released recently. In which country was this operation carried out to rescue 223 Indian soldiers who were held hostage for 75 days by the rebel organizations there? The right answer is option number D. सिएरा लियोन। पुस्तक का 15 जुलाई को पटना में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचन किया गया। यह ऑपरेशन पश्चिमी अफ्रीका के सिएरा लियोन में लाया गया था। इतने दिनों तक विदेश की धरती पर अति विषम परिस्थितियों में रहे भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम को मेजर जनरल पुनिया ने अपनी किताब में बेहतरीन तरीके से जीवंत किया है। बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट द टीका वाली नाव कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड फॉर 100% वैक्सीनेशन इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। अभी तक लोगों ने नावों पर राहत सामग्री आते तो खूब देखा था, मगर नाव पर टीका पहली बार देखने को मिला। इसके जरिए जिले के बाढ़ से सबसे प्रभावित प्रखंड कटरा में लोगों को कोरोना का टीका दिया गया। बाढ़ के कारण अब ये लोग टीके से वंचित नहीं रहेंगे। लोगों को नाव पर टीका दिया जा रहा है। टीका वाली नाव बाढ़ के पानी में तैर रहे गांव में घर घर पहुंच रही है। उन पर सवार टीकाकर्मी लोगों को बुलाकर टीका लगा रहे हैं। पटना हाईकोर्ट ने किस जिले में स्थित लोमेश और याज्ञवल्क के नाम की 2 पहाड़ियों में उत्खनन पर रोक लगा दी है? पटना हाईकोर्ट हैज बैंड एक्सकवेशन इन 2 हिल्स नेम्ड लोमस एंड याज्ञवल्क लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नवादा। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि रजौली में स्थित इनकी दीवारों पर ऐतिहासिक चित्रों वाली गुफाएं हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए रजौली के छपड़ा निवासी विनय कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था। इसी पर सुनवाई हो रही है। माना जा रहा है कि पहाड़ियों को रामायण युग के ऋषियों के रहने के स्थान के साथ साथ लव और कुश के जन्मस्थल के रूप में जाना जाता है, जब भगवान राम की पत्नी सीता वनवास में थी। किस देश स्थित कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? विच कंट्रीज बेस्ड कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया हैज मेड बिहार इट्स टूरिज्म पार्टनर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। बिहार सरकार का पर्यटन मंत्रालय दक्षिण अफ्रीका में यहाँ के पर्यटन स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब तक बिहार के पर्यटक स्थलों की जानकारी के अभाव में दक्षिण अफ्रीकी देशों से जो भी पर्यटक भारत आते हैं वे आगरा और जयपुर घूमने चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के अलावा इसके पड़ोसी देशों जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, लोसेथो, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक आदि में भी बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा। इन देशों में भी बिहारी मूल के लोगों की संख्या काफ़ी है। खास करके दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों की आबादी 15 लाख के करीब है, जिसमें से 30% से अधिक यानी 5 लाख ऐसे लोग हैं जो बिहार से गए हैं। जोहान्सबर्ग स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास की कॉन्सुलेट जनरल अंजू रंजन, तस्वीर में देखिए यही हैं, ये नालंदा की रहने वाली हैं। ये पूरे कार्यक्रम की सूत्रधार हैं। खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिए किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का निर्माण किया गया है? इन विच यूनिवर्सिटी द मिल्खा सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैज़ बीन बिल्ट टू इनकरेज स्पोर्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। भारत के महान एथलेटिक्स उड़न सिंह मिल्खा सिंह के स्मृति में गया स्थित इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का लोकार्पण विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर हरीश चंद्र सिंह राठौर ने किया। यहाँ विद्यार्थियों को बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हॉकी ग्राउंड, दौड़ के लिए 400 मीटर ट्रैक, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन कोर्ट इत्यादि खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से सुविधाएं मिल सकेंगी। इसके अलावा यहाँ जिम की स्थापना किया गया है और योग के लिए अलग से एक योगा हॉल बनाया गया है। कौन सा बिहार का पहला जिला बन गया है जहाँ हाइड्रोपोनिक खेती यानी तालाब में नीचे मछली और ऊपर सब्जी का उत्पादन शुरू किया गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर हाइड्रोपोनिक फार्मिंग
It means fish production in the bottom of the pond and vegetable production above has been started. The right answer is option number B. सहरसा, तस्वीर में देखिए, सहरसा जिले के कहरा प्रखंड के बनगांव और नभट्टा के रमोती गांव में तालाब में 200 लीटर के 8 ड्रम लगाकर ऊपर नाव-नुमा बांस का मचान तैयार करके सब्जी उपजाने की व्यवस्था की गई है। धूप और पानी में बर्बाद नहीं होने वाली ग्रो बैग में वर्मी कंपोस्ट, नारियल की भूसी, लकड़ी का बुरादा, स्लिम सॉइल जैसी सामग्रियों का उपयोग डस्ट तैयार कर सब्जी उत्पादन के लिए किया गया है। मिट्टी की मात्रा तनिक भी नहीं डाली गई है, न ही रासायनिक खाद का प्रयोग किया गया है। दोनों जगहों पर पालक, लाल साग, करेला और बैगन और धनिया पत्ता की बुआई की गई है। हाइड्रोपोनिक खेती के तहत की गई सब्जी की खेती को सौर ऊर्जा के तहत पर्याप्त पानी भी मिल रहा है। किसानों ने पानी भरे तालाब के बीच शुरू की गई इस खेती को नाव पर खेती का नाम दिया है। ध्यान में रखिएगा, भारत में हाइड्रोपोनिक खेती की शुरुआत सर्वप्रथम मांझली आइलैंड में शुरू की गई थी। अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये आइलैंड किस राज्य में है और किस नदी के बीच में स्थित है। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है? द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टू हैव 100% डिजिटल बैंकिंग इज द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जहानाबाद। जिला के 10,13,438 सक्रिय खाता धारकों में से 10,09,895 के पास कम से कम एक डिजिटल बैंकिंग उत्पाद यानी इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई और इसी तरह की सुविधाएं हैं। यह कुल सक्रिय खाता का 99.65% है, यानी कि 100% डिजिटल हो ही गया। अगर करंट खाता की बात करें तो जिला में करीब 14,477 खाता है, जिसमें 9,663 खाता धारक इंटरनेट बैंकिंग, 3,352 POS या QR कोड और 7,197 मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं। बिहार की किस महिला को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच वुमन फ्रॉम बिहार हैज बीन कन्फर्ड विद द नेशनल अवार्ड फॉर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये है वंदना कुमारी। पानी को संरक्षित कर सब्जी और पशुओं के लिए हरे चारे के उत्पादन का नवाचार करने के लिए बांका जिला के कटोरिया प्रखंड स्थित मेढ़ा गांव की प्रगतिशील किसान वंदना कुमारी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के 93rd स्थापना दिवस पर महानिदेशक त्रिलोचन महापात्रा की अध्यक्षता में हुए एक ऑनलाइन समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 1 लाख रुपए का चेक और यह पुरस्कार दिया। वंदना ने गांव की महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाकर छत पर जमा होने वाले पानी और पशुपालन के दौरान बर्बाद होने वाले पानी को बचाकर हरा चारा का उत्पादन किया। कैमूर पहाड़ी वन्य जीव आश्रयनी से लेकर पलामू टाइगर रिजर्व तक के इलाके को जोड़कर टाइगर कॉरिडोर बनाने का कार्य शुरू हो गया है। इस कॉरिडोर में और किस टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है? द वर्क ऑफ मेकिंग टाइगर कॉरिडोर कनेक्टिंग द एरिया फ्रॉम कैमूर हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू पलामू टाइगर रिजर्व हैज स्टार्टेड। विच अदर टाइगर रिजर्व हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस कॉरिडोर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। उपर्युक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसमें 2 टाइगर रिजर्व है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, यानी सी और डी भी इसका सही जवाब होगा। शाहाबाद प्रक्षेत्र के रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी के जंगलों में बाघों के होने का साक्ष्य पाया गया है। चारों क्षेत्र आपस में कनेक्टेड हैं। कैसे? देखिए, मध्य प्रदेश के संजय डुबरी टाइगर रिजर्व से कैमूर वन्य जीव आश्रयनी का क्षेत्र जुड़ता है, साथ में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का क्षेत्र भी जुड़ा है। और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में ही है, क्षेत्र झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ है। कैमूर पहाड़ी वन्य जीव आश्रयनी के रोहतास, तिलैया, औरैया और भुड़कुड़ा पहाड़ों पर बाघों को घूमते कई बार स्थानीय लोगों ने देखा भी है और बाघों के इन इलाकों में पद चिन्ह भी देखे गए हैं। 1975-76 तक इन इलाकों में बाघों को विचरण करते देखा जाता था। तेजी से जंगलों के काटे जाने से और कटते जंगलों में नक्सलियों की बढ़ती गतिविधियों के बाद धीरे धीरे बाघ इन इलाकों में कम होते गए और आंखों से ओझल होते गए। अब वनों की स्थिति थोड़ी सुधरी है और नक्सलियों की भी गतिविधि इस इलाके में थोड़ी कम हुई है, जिससे बाघों की संख्या फिर से देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014-15 में बिहार का कुल प्रजनन दर 3.4 था, जो 2019-20 में घटकर कितना हो गया है? According to the data of National Family Health Survey 5, the total fertility rate of Bihar was 3.4 in the year 2014-15, which has come down to how much in 2019-20? The right answer is option number B, 3%। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस
पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह जानकारी दी कि बिहार की आबादी 70 वर्षों में सबसे कम 2011 से 2021 के बीच बढ़ी है। बिहार की नवजात मृत्यु दर जो 2017 में 28 थी वो 2018 में घटकर 25 हो गई। अब बिहार की नवजात मृत्यु दर भी देश की नवजात मृत्यु दर जो कि 23 है के काफ़ी करीब पहुंच गई है। 2014 में बिहार की मातृ मृत्यु दर 165 थी जो 2018 में कम होकर 149 हो गई। 2014-15 में बिहार में 24.1% लोग ही परिवार नियोजन के किसी साधन का इस्तेमाल करते थे जो 2020-21 में बढ़कर 55.8% हो गया है। बिहार के किस जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी को देश के 725 कृषि विज्ञान केंद्र में से कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ बीन अवार्डेड द इंडियाज बेस्ट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर अमॉन्ग 725 कृषि विज्ञान केंद्र ऑफ द कंट्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी चंपारण। इस अवार्ड की घोषणा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के 93rd स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वयं की है। और पुरस्कार कौन सा दिया गया है? 2020-21 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार। 2020-21 का बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? हु इज कन्फर्ड विद बिहार टॉप ऑफिशियल लैंग्वेज अवार्ड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान फॉर 2021। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के निवासी प्रोफेसर तिवारी गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से 2001 में सेवानिवृत्त हुए थे। बिहार सरकार ने हिंदी से भी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत 15 विभूतियों के नामों की घोषणा की है। ये सभी पुरस्कारों की डिटेल्स आपको PDF में मिल जाएगी। बिहार की तीसरी चित्रकला भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन से की गई है? द कॉरिडोर बेस्ड ऑन द थर्ड पेंटिंग ऑफ बिहार भोजपुरी पेंटिंग हैज स्टार्टेड फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आरा जंक्शन। भोजपुरी चित्रकला में कोहबर व पीड़िया पारंपरिक है। इसके अलावा बाबू वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव, होली उल्लास, छठ पर्व से जुड़ी चित्रकलाओं को भी स्थान दिया गया है। रेलवे में सबसे पहले मिथिला की मधुबनी पेंटिंग को स्थान मिला था, फिर भागलपुर की मंजूषा कला को। करीब 1.5 माह पहले आरा जंक्शन के नवनिर्मित प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत की गई थी। यह खबर जैसे ही मीडिया में आई, भोजपुरी कलाकारों को लगा कि भोजपुर के प्रमुख स्टेशन पर मधुबनी पेंटिंग की दस्तक हो सकती है, तो फिर भोजपुरी पेंटिंग को क्यों नहीं। सुनवाई नहीं होने पर भोजपुरी कला संरक्षण मोर्चा बनाकर रचनात्मक आंदोलन की शुरुआत की गई और 39 दिनों के इस आंदोलन से कलाकारों को बड़ी जीत मिली है। चर्चा चली है भोजपुरी की, तो उससे संबंधित एक क्लासिक क्वेश्चन देखते हैं। भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में चर्चित लोक कवि का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फोक पोएट पॉपुलरली नोन एज शेक्सपियर ऑफ भोजपुरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भिखारी ठाकुर। यही है भिखारी ठाकुर और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है विदेशिया। भोजपुरी से संबंधित कुछ तथ्य को देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 51 मिलियन यानी 5 करोड़ से भी ज़्यादा वक्ताओं के साथ यह भारत में 8वीं सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और दुनिया में देखेंगे तो सबसे अधिक देशी वक्ताओं के साथ भाषाओं की सूची में 26वें स्थान पर और कुल बोलने वालों द्वारा भाषाओं की सूची में 33वें स्थान पर है। 2 प्रमुख साहित्यकार हैं भोजपुरी के, एक तो भिखारी ठाकुर हो ही गए और एक और हैं पूर्वी धुन के जनक पंडित महेंद्र मिश्र। ये दोनों वैसे भोजपुर जिले से नहीं बल्कि सारण जिले से आते हैं, जिसका प्रमुख रेलवे स्टेशन है छपड़ा जंक्शन। और उसी छपड़ा जंक्शन से सटा हुआ क्षेत्र पड़ता है गोरखपुर का, गोरखपुर डिवीजन का, उत्तर प्रदेश का। वहाँ भी भोजपुरी भाषा काफ़ी बोली जाती है। तो भोजपुरी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं? बिहार में भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण व पश्चिम चंपारण, ये भोजपुरी बोले जाने वाले क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में है बलिया, वाराणसी, चंदौली, गोरखपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, मिर्जापुर, मऊ, इलाहाबाद, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बस्ती, गोंडा, बहराइच, सिद्धार्थनगर व आजमगढ़। झारखंड में 2 जिला है, पलामू व गढ़वा। और विदेश में भी भोजपुरी बोली जाती है। कौन कौन से देश में? सूरीनाम, गुआना, त्रिनिदाद और टोबैगो और फिजी। किस जिले में स्थित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान में 27 वर्षों के समय अंतराल के पश्चात फिर से सिल्क टेक्नोलॉजी में बीटेक कोर्स की पढ़ाई शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ सिल्क एंड टेक्सटाइल्स लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट
has been announced to start BTech course in silk technology again after a gap of 27 years. The right answer is option number C. जब भी रेशम या सिल्क की बात होती है तो भागलपुर, जब भी ऑप्शन में मिले टिक लगा दीजिए। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भागलपुर के नाथनगर स्थित बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान का दौरा किया। यह संस्थान लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहाँ 1994 तक बीटेक की पढ़ाई होती थी। बाद में बीटेक की जगह डिप्लोमा की पढ़ाई होने लगी। 2005 में 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स की शुरुआत हुई, लेकिन कर्मियों के अभाव में इस वर्ष से ही यह संस्थान बंद हो गया। इसका कायाकल्प कर सिल्क टेक्नोलॉजी में बीटेक कोर्स की पढ़ाई शुरू की जाएगी। बिहार का एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट 2008 में 3 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2020 में कितना हो गया है? बिहार एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 3 करोड़ इन 2008 to how much in the year 2020? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, 2817 करोड़ रुपये। यह आंकड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कृषि विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विभाग द्वारा दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग परितंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। इन्होंने हाल ही में मोतीहारी का दौरा किया था, जहां पर आलू अनुबंध कृषि मॉडल इसका एक उदाहरण है। तस्वीर में देखिए मुख्यमंत्री आलू के साथ। बैठक के दौरान कृषि विभाग के सचिव एन सरवण ने कहा कि बिहार एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी, बाजार समितियों के आधारभूत ढांचागत विकास, कृषि बाजार प्रांगण में परिसंपत्तियों के आवंटन के नियम, एग्री मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम, राज्य में ई नाम का क्रियान्वयन, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बिहार एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वैल्यू एडिशन सिस्टम का सुदृढ़ीकरण तथा किसान उत्पादक संगठन को प्रोत्साहित करने के संबंध में मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बिहार का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जाएगा? वेयर विल बिहार फर्स्ट इनलैंड कंटेनर डिपो बी सेटअप फॉर एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फतुहा में। इसे पटना जिले के फतुहा में रेलवे की जमीन पर बनाने की योजना बनाई गई है। तो ऑप्शन में यदि फतुहा ना रहे, पटना भी रहे तो भी सही रहेगा, क्योंकि ये पटना जिले के ही अंतर्गत तो आता है। कृषि विभाग ने 5 सालों में कृषि उत्पादों के निर्यात को 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखकर काम शुरू किया है। इस इनलैंड कंटेनर डिपो के बनने पर सड़क मार्ग से लेकर पोर्ट तक कृषि उत्पादों को आसानी से कम लागत पर ले जाया जा सकेगा। इसके लिए राज्य सरकार अनुदान भी देगी। प्रक्रिया पूरी होने पर राज्य के कृषि उत्पाद पश्चिमी देशों में भी बिना किसी मदद के जा सकते हैं। खास बात यह है कि इसके बाद जो भी निर्यात होगा, उत्पाद को बिहार के नाम से जाना जाएगा। बिहार में बनने वाले नए 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W से पटना को किस जिले से जोड़ा जाएगा? विद विच डिस्ट्रिक्ट विल पटना बी कनेक्टेड विद द न्यू 4 लेन नेशनल हाईवे NH 139W टू बी बिल्ट इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम चंपारण। यह सड़क पटना एम्स के पास से शुरू होगी और बकरपुर, मानिकपुर एवं साहेबगंज, अड़ीराज को जोड़ते हुए बेतिया, जो कि पश्चिम चंपारण का हेडक्वार्टर है, के समीप NH 727 तक जाएगी, जिससे पटना के साथ ही राज्य के वैशाली, मुजफ्फरपुर, सारण, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिलों को भी फायदा होगा। लंबाई 167 किलोमीटर के करीब होगी। इसका निर्माण 5 चरणों में किया जाएगा। निर्माण 2023 तक पूरा होने की संभावना है। 2025 तक इस मार्ग में पड़ने वाले जेपी सेतु के बगल में नए 4 लेन पुल के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरी ओर अक्टूबर 2022 तक पटना गया डोभी सड़क मार्ग को पूरा करने की भी संभावना है। इन दोनों सड़कों के बनने से बुद्धा सर्किट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर सड़कों की उपलब्धता लगभग कितने किलोमीटर है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, अबाउट हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ रोड्स आर अवेलेबल पर 1 लाख पॉपुलेशन इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 135.02 किलोमीटर। अब देश की स्थिति पर पहले देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी उस समय 1 अरब 21 करोड़ थी और सड़कों की कुल लंबाई थी 63,86,297 किलोमीटर, जिसमें 4 प्रकार की सड़कें शामिल है: नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क और ग्रामीण सड़क। ऐसे में प्रति 1 लाख आबादी पर सड़क की उपलब्धता हो गई 527.79 किलोमीटर नेशनल एवरेज है, जबकि बिहार का एवरेज कितना है? 135.02, तो काफ़ी नीचे है नेशनल एवरेज से तुलना करेंगे तो। बिहार में सड़कों की कुल लंबाई है 1,40,158 किलोमीटर, जबकि जनसंख्या कितनी थी 2011 के सेंसस के अनुसार? 10,38,04,637। राज्य में 2011 में नेशनल हाईवे की लंबाई
करीब 5,475 किलोमीटर है। अभी न्यूज़ में क्यों आया ये? बिहार में पिछले 20 सालों में करीब 1,25,626 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। बिहार सरकार मास्टर प्लान बना रही है जिससे सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों को 2 लेन सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे राज्य के किसी भी कोने से पटना 5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए ईवीएम के किस मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा? विच मॉडल ऑफ ईवीएम विल बी यूज टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शंस 2021 इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, M2। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि आयोग पहले मेमोरी कार्ड युक्त मल्टी पोस्ट ईवीएम यानी M3 से पंचायत चुनाव करने को लेकर अड़ा हुआ था। इस ईवीएम में एक साथ सभी 6 पदों के लिए चुनाव कराए जा सकते थे। इसमें एक चिप को ही चुनाव बाद निकालने और उसे सील बंद करने की जरूरत होती है। एक कंट्रोल यूनिट के साथ 6 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता था। शेष ईवीएम का उपयोग पुनः दूसरे स्थान पर चुनाव के लिए किया जा सकता है, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग व राज्य निर्वाचन आयोग के बीच उच्च स्तरीय बैठक के बाद M2 मॉडल ईवीएम से ही पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। बिहार में किस तिथि से एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है? फ्रॉम विच डेट इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कम्प्लीटली बैन द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 15 दिसंबर 2021। प्रतिबंध लागू होने के बाद अगर कोई इन उत्पादों का निर्माण, आयात, बिक्री एवं इस्तेमाल करेगा तो उसे 5 साल की जेल और 1 लाख जुर्माने की सजा दी जाएगी। राज्य सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद अब सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा रहा है। लेकिन हम सभी जान रहे हैं कि नियम कहीं और है, लेकिन इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कैरी बैग तो अभी भी मार्केट में आपको मिल ही जाएंगे। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स के PDF को संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून के पौधा वैज्ञानिकों ने महाबोधि मंदिर स्थित पवित्र बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी को पूरी तरह से स्वस्थ बताया है। अब ये बताइए कि इस चौथी पीढ़ी को बोधगया में किस वर्ष स्थापित किया गया था? प्लांट साइंटिस्ट्स ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून हैव डिस्क्राइब्ड द 4th जनरेशन ऑफ द सैक्रेड बोधि ट्री लोकेटेड इन द महाबोधि टेम्पल एज कम्प्लीटली हेल्दी। इन विच ईयर वॉज दिस एस्टेब्लिश्ड इन बोधगया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, 1880 में। अब इसे विस्तार से समझते हैं। इसी वृक्ष के नीचे ईसा पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को बोध यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह वृक्ष 3 बार नष्ट हो चुका है। पहली कोशिश सम्राट अशोक की एक वैश्य रानी थी तिष्यरक्षिता, इन्होंने चोरी छुपे वृक्ष को कटवा दिया था। लेकिन कुछ ही सालों बाद बोधि वृक्ष की जड़ से एक नया वृक्ष उगकर आया जो दूसरी पीढ़ी का वृक्ष माना गया, जो तकरीबन 800 वर्षों तक रहा। सम्राट अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को सबसे पहले बोधि वृक्ष की टहनियों को लेकर श्रीलंका के अनुराधापुरम में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था, जो आज भी मौजूद है वो वृक्ष। दूसरी कोशिश हुई, बंगाल के राजा शशांक ने इस वृक्ष को कटवा दिया था और इसकी जड़ों में आग लगवा दी थी। कुछ सालों बाद इसी जड़ से तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष निकला, जो करीब 1250 साल तक मौजूद रहा। तीसरी बार नष्ट हुआ था यह 1876 में प्राकृतिक आपदा के कारण। तो ये जो चौथी पीढ़ी का पौधा है, इसे 1880 में लॉर्ड कनिंघम ने श्रीलंका के अनुराधापुरम से एक शाखा मंगवाकर यहाँ पर प्लांट किया था, जो अभी तक मौजूद है यह चौथी पीढ़ी का पौधा। तस्वीर में देखेंगे, बिहार के गया जिले में है यह, बोधगया में महाबोधि टेम्पल यही है। और ये देखिए बोधि वृक्ष, इसे बड़ा करके जूम करके यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, बिहार करंट अफेयर्स से जुलाई 2021 महीने के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसे हमने 30 MCQs में कवर कर लिया है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में कई बार दिखाई दे जाते हैं। तो इसी एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स के लिए हमने चलते चलते सेक्शन का ये सेगमेंट बनाया है। इस बार भी आपको इसमें 10 से लेकर 15 पेज लगभग मिलेंगे। इसे वीडियो में शामिल नहीं किया जा रहा है क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये आपको PDF के रूप में प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।